बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कोई मुझे बता दे कि आपको आवाज़ मेरी आ रही थी, कोई मसला तो नहीं है? कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही, कोई इशू तो नहीं है? जी आते सर पहले कम आ रही थी, फिर बेहतर हो गई है। मैं कहने लगा था ठीक है सर अब। आप ठीक हैं? चलें। अच्छा जी, हम लोग ये जो चैप्टर नंबर 2 है इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है और इसके बाद हमने इसके क्वेश्चंस पे भी जाना है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे जी? पहले इसे क्लोज करें हम। अच्छा जी, मुझे ये बता दें कि जो कुछ हमने पीछे पढ़ा है इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो मतलब यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। जी अवैस। जी अवैस। ओके, आपके पास तो यार माइक ही नहीं है। हाँ जी, और इसके अलावा जी एनी क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन, फाइन। चलते हैं जी। इससे पीछे जाएं जी ज़रा। हाँ जी, ये हमने सारा शेयर प्रीमियम क्या है, रिडम्पशन से क्या मुराद है, ये सारी बातें हमने, डिविडेंड क्या है, सब डिस्कशन हमारी हो गई। उसके बाद बोनस शेयर और राइट शेयर के ऊपर हमने बात करनी थी अल्टीमेटली। ओके, तो इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी आपकी कि पीछे जाएं जी ज़रा डिविडेंड के ऊपर भी। हाँ जी, डिविडेंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होती है फ्रॉम द बिजनेस, और रिडम्पशन क्या होती है? इट इज़ द रीअक्विजिशन ऑफ द एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब जब कंपनी अपने शेयर होल्डर से वापस ले सकती है कंपनी, ठीक है, रीअक्विजिशन कर सकती है। पहले शेयर इशू किए, शेयर होल्डर को मिल गए शेयर, तो अगर आप वो शेयर जो है वो रिडीम करना चाह रहे हैं, आप अपने शेयर वापस लेके पैसे दे दें, तो रिडम्पशन का मतलब होता है पे ऑफ हो गया। अ कंपनी में रिडीम इट्स शेयर फॉर ए नंबर ऑफ रीजन सच एज टू बाय आउट सर्टन शेयर होल्डर्स और टू प्रोवाइड एन एग्जिट स्ट्रेटजी टू द थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। मतलब ये नीड है कि जी आपको ज़रूरत महसूस हो सकती है बाज़ का कि आप कोई कोई ख़ास किस्म का शेयर होल्डर है, उसको आप फारिग करना चाह रहे हैं, और अगर वो भी एग्री है निकलने के लिए तो आप उसका शेयर खरीद सकते हैं, ठीक है। या आप लोगों के दरमियान जो है वो कोई अन रेस्ट है और लोग निकलना चाह रहे हैं आपकी कंपनी से, तो आप एग्जिट स्ट्रेटजी के तौर पर भी बाय आउट कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद आ गया जी डिविडेंड। शेयर प्रीमियम पे उस दिन मेरी बड़ी डिटेल बात हो गई थी, मैंने एंट्रीज भी डिस्कस कर ली थी, ठीक है। Many companies pay dividend in two stages during the course of their accounting year. दो स्टेजेस पे कहता है जी डिविडेंड दिया जाता है, एक ड्यूरिंग द ईयर, इन मिड आफ्टर द हाफ ईयर। ये मिड कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर आप इसे कह सकते हैं, जिसे हम इंटरम डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। द हाफ ईयर फाइनेंशियल रिजल्ट आर पब्लिश, द कंपनी माइट पे एन इंटरम। ये एक रवायत बनी हुई है कि जब कंपनी के हाफ ईयरली अकाउंट बनते हैं, पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनीज के पब्लिश होते हैं, तो उस वक्त इंटरम डिविडेंड दिया जाता है। इंटरम से मुराद बिल्कुल ये नहीं है कि जो ड्यूरिंग द ईयर 6 माह बाद ही देना। इंटरम आप फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के महीना बाद भी दे सकते हैं, 2 महीने बाद भी दे सकते हैं, लेकिन एक रवायत बनी हुई है कि जब कंपनी का आधा साल गुजर जाता है, लिस्टेड कंपनी अपने अकाउंट्स बनाती, पब्लिश करती है, तो उस वक्त डिविडेंड दे देते हैं, उसे हम इंटरम डिविडेंड कहते हैं। आगे चलें जी। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर द कंपनी माइट प्रपोजेज अ फर्दर फाइनल डिविडेंड। यहाँ पर माइट प्रपोज लिखा हुआ है, वहां पर पेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब साल खत्म होता है तो पूरे साल के रिजल्ट सामने आ जाते हैं, तो उस वक्त फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो डिविडेंड प्रपोज कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं कि जी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपनी, although we have paid half year or 3 month interim dividend, but now we feel that this much of dividend can be further paid to the shareholder, and we proposes that this much dividend to be paid। कौन प्रपोज करेगा? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। और फिर जब शेयर होल्डर्स जो हैं उसकी अप्रूवल देंगे इन एनुअल जनरल मीटिंग, तो देन वो वाला जो होगा डिविडेंड जो है वो ज़ाहिर है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर शुरू हो चुका हुआ होगा उसमें जाके मिलेगा, ठीक है। यानी प्रपोज कौन करेगा? डायरेक्टर आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है।
और पे कौन करेगा, पे कब करेंगे, अगले साल के दौरान। इसे अप्रूव कौन करेगा, इसे शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर चाहें तो दे कैन रिफ्यूज द प्रपोजल ऑफ द डायरेक्टर्स कि जी नहीं हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, कंपनी में पैसे लगा दें, रिटेन अर्निंग में ले दें और कंपनी को बढ़ाएं। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता, शेयर होल्डर जो है वो डिविडेंड को अप्रूव कर देते हैं। अब ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये एक ऐसा इवेंट है जो कि बैलेंस शीट क्लोज होने के बाद हुआ है, ठीक है। और जब हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मीन इसकी हमने एंट्री नहीं करनी, पेएबल नहीं बुक करना। अभी प्रपोजल है, डायरेक्टर ने प्रपोजल दी है, मुमकिन है डायरेक्टर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दें, लिहाजा डायरेक्टर उस प्रपोजल की बेस के ऊपर उसे अपनी लायबिलिटी तस्वुर नहीं कर सकते, सो ये पेएबल बुक नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक डिस्क्लोजर आ जाएगा कि डायरेक्टर ने इतना डिविडेंड देना प्रपोज किया है, एक लाइन आ जाएगी, दैट्स ऑल, ठीक है। लिहाजा ये अगले साल में ही अप्रूव होगा। ज़ाहिर है जून के अकाउंट हैं, अक्टूबर में एजीएम होगी, तो अगला साल तो शुरू हो गया ना जुलाई से, तो उसी में अप्रूव होगा और उसी में फिर ये पे हो जाएगा। सो फाइनल डिविडेंड जो है या डिविडेंड जो है वो पेएबल बुक किसी सूरत नहीं किया जाता। हाँ, डिक्लेयर डिविडेंड में से अगर किसी ने क्लेम ना किया हो, किसी शेयर होल्डर ने, शेयर होल्डर को क्लेम करना पड़ता है, तो वो वाला जो डिविडेंड है वो पेएबल हो सकता है, लेकिन उसे भी डिविडेंड पेएबल नहीं कहेंगे, उसे अनक्लेम्ड डिविडेंड कहेंगे। व्हाट वी कॉल इट, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है जी। तो बहरहाल डिविडेंड दो स्टेजेस पे दिया जाता है, इंटरिम और फाइनल। फाइनल प्रपोज किया जाता है लेकिन वो पे अगले साल में किया जाता है, पेएबल बुक नहीं होता, ठीक है। ये देखें, after the year end the company might proposes, ठीक है, according to the financial reporting framework dividend are incorporated as under, in case interim dividend must be incorporated in the statement of changes in equity of the same year। जाहिर है वो तो पे हो गया, तो वो तो आपने इक्विटी रिटेन्ड अर्निंग में से पे कर दिया, ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में वो आएगा, जब बनाएंगे तो फिर बताएंगे कैसे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट होना चाहिए था कि ये डिविडेंड किस बला का नाम है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फाइनल डिविडेंड, the final dividend of current year shall be incorporated in the statement of changes in equity of the next year, provided that it has been declared by directors and approved by the shareholder in annual general meeting in current year only disclosure note is given for final dividend, ठीक है। जिस साल में ये पे, आप रूल ये रखें कि डिविडेंड चाहे इंटरम हो चाहे फाइनल हो, जिस साल में उसने पे होना है उस साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आएगा, ठीक है। यानी रिटेन्ड अर्निंग में से उसने माइनस होना है, ठीक है, और एज एन एक्सपेंस जो है वो शेयर होल्डर्स को ये इसने चले जाना, यानी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हो जाएंगी और अल्टीमेटली बैंक हमारा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि पैसे हम देंगे और कहाँ से देंगे, हमारी जो रिटेन्ड अर्निंग है उसमें से देंगे। तो जिस साल में इसने पे होना है, ठीक है, इंटरम हो, तो मतलब मैं 31 दिसंबर 2020 के अकाउंट बना रहा हूँ, तो जो ड्यूरिंग द ईयर दिया उसने तो 2020 ही की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आना है, क्योंकि पेमेंट इसी साल हुई है। लेकिन जो 31 दिसंबर 2020 का फाइनल डिविडेंड मैंने प्रपोज किया वो जाके पे होना है 2021 में, तो उसने उसकी पेमेंट ने रिफ्लेक्ट होना है 2021 के अकाउंट के अंदर। तो ये बात जरा ख्याल रखनी है, इंटरम सेम ईयर में पेमेंट शो होगा इन चेंजेस इन इक्विटी के अंदर, और फाइनल जो है वो जिस साल में डिक्लेयर्ड होगा, प्रपोज होगा, अप्रूव होगा, उससे अगले साल में वो जाके, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन को इम्पैक्ट करेगी, ओके। उसके बाद आ गया जी बोनस शेयर। यहाँ थोड़ा सा आपने तवज्जो रखनी है क्योंकि ये सारी चीजें अब वो रेलेवेंट हो गई हैं, वो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आ रहा है, मेरा ख्याल हर अटेम्प्ट में आ रहा है रेगुलरली। दीज शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर। देखें बाद बात ये होता है कि कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाह रही है, लेकिन कंपनी के पास कैश फ्लो नहीं है, प्रॉफिट हैं लेकिन कैश स्पेयर नहीं है। यार प्रॉफिट होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कैश स्पेयर हो, ठीक है, सरप्लस कैश भी मौजूद हो। तो सम टाइम कंपनीज प्रॉफिट अर्न करती हैं लेकिन वो एक्सपेंशन में लगाई जाती हैं, और एट द ईयर एंड उनके पास सरप्लस कैश नहीं होता टू डिस्ट्रीब्यूट दैट कैश इन शेप ऑफ डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। सो व्हाट दे डू, वो जो है वो पैसे अपने पास रख के शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है। उन शेयर्स को हम बोनस शेयर्स कहते हैं, उन शेयर को क्या कहते हैं, बोनस शेयर। वो डिविडेंड की एक टाइप होती है बोनस शेयर, कि यार मैंने आपको पैसे देने थे, पैसे नहीं है तो लो भाई शेयर ले लो इतने के पैसे, पैसों के बगैर। तो ये क्या है, बोनस शेयर जो है इज अ टाइप ऑफ डिविडेंड। These shares are distributed by the company to its current shareholder free of charge,
फ्री ऑफ चार्ज मीन प्राइस नहीं होती इनकी। अ बोनस इशू डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैश इनफ्लो, इससे कोई कैश नहीं आता, जाहिर है। द कंपनी converts some of its reserves, share premium or retained earning or both into new fully paid share capital issued at its par। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बात है इस पे मेरा शायद थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बोनस शेयर पार पे इशू होते हैं, प्रीमियम पे भी इशू हो सकते। ओके, लेट्स डिबेट ऑन इट, इनको नहीं अभी कंफ्यूज करते। ओके, अभी आपकी किताब में ये लिखा हुआ है कि जो बोनस शेयर है ये फेस वैल्यू पे इशू होगा, यानी 10 रुपए का शेयर 10 में इशू होगा। ये ना प्रीमियम पे इशू होगा ना डिस्काउंट पे इशू होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये फेस वैल्यू पे होगा, क्योंकि पैसे तो आने नहीं है तो प्रीमियम किस बात का। अंडरस्टैंड? ओके। अब वो कहता है कि जी ये कंपनी क्या करेगी, अपने कन्वर्ट करती है रिजर्व। रिजर्व किस शक्ल में पड़े हुए हैं, या वो कैपिटल रिजर्व शेयर प्रीमियम शक्ल में पड़ा हुआ है, या वो रेवेन्यू रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग की शक्ल में पड़ा हुआ है। तो कैपिटल रिजर्व में से भी बोनस शेयर दिए जा सकते हैं और रेवेन्यू रिजर्व में से भी दिए जा सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इसके अंदर रूल ये है कि पहले कैपिटल रिजर्व यूज किया जाएगा और फिर रिटेन अर्निंग जो है वो यूज की जाएंगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां जाके ये तरतीब भी। बहरहाल अभी आप ये समझ जाएं कि कंपनी ने अपने रिजर्व्स को डेबिट कर देना है, चाहे वो शेयर प्रीमियम रिजर्व हो, वो पहले क्रेडिट था। कल वाली एंट्री जो हमने की थी परसों वाली शेयर इशू करने की प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम क्रेडिट हुआ था ना, अब वो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह रिटेन अर्निंग भी जनरल रिजर्व में क्रेडिट हुई है, पड़ी हुई है, क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट हो जाएंगी और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। वो रिजर्व जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर। तो ये डिविडेंड की एक टाइप होती है जब मेरे पास कैश। राइट इशू, राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, जब कभी कंपनी ने अपनी इक्विटी बढ़ानी हो, उसे पैसों की जरूरत हो, तो कंपनी के पास ना अपनी उस नीड को, नीड ऑफ फंड को फाइनेंस करने के ना 3 तरीके होते हैं। पढ़ी लिखी बात करने लगा हूं, समझ आए। नंबर 1 कि आप प्रॉफिट रिटेन कर लें, किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉफिट हुआ कंपनी को, वो डिस्ट्रीब्यूट ना करें और एडिशनल फंड वहां से जनरेट कर लें। ठीक है, ना दें पैसे किसी को। दूसरी बात, आप लोन ले लें। और तीसरी बात, आप और कैपिटल इशू कर दें, फर्दर कैपिटल इशू कर दें, जिसे हम कहते हैं। लोगों को फ्री शेयर नहीं देने, बोनस नहीं देना, फर्दर शेयर इशू कर दें पैसे लेके। ये जो फर्दर शेयर इशू करना होता है इसे हम राइट इशू कहते हैं। इसे राइट इशू क्यों कहते हैं? इसे राइट इशू इसलिए कहते हैं कि इन शेयर के ऊपर सबसे पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है, कि उन्हें ऑफर की जाती है कि भाई जो आपका एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन है शेयर होल्डिंग का, हम 100 शेयर और इशू करने लगे हैं, तो अगर 4 शेयर होल्डर ऑलरेडी हैं, तो जो आपका एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन है, जिस हिसाब से आप एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को ओन करते हैं, उसी प्रपोर्शन में ये जो फर्दर शेयर है इनको आप ओन कर लें। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट इशू। अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में से राइट को एक्सरसाइज नहीं करता, यानी शेयर ऑफर करने के बावजूद नहीं लेता, तो फिर हम अदर देन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बाहर ये शेयर किसी को बेच सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राइट इशू। ठीक है, राइट इशू क्या होता है? फर्दर इशू ऑफ कैपिटल होता है, लेकिन चूंकि पहला राइट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होता है इसलिए उसे राइट इशू कहते हैं। इट इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स to purchase additional new shares in proportion to their shareholding in company at discount to the market price on the stated future dates। यहां पर भी मेरा इख्तिलाफ है, ये जरूरी नहीं है डिस्काउंट पे हो, ये प्राइस कंपनी ने तय करनी होती है कि जी मैंने फेस वैल्यू पे देने हैं, मैंने डिस्काउंट पे देने हैं, या मैंने प्रीमियम पे भी देने हैं। सारी चीजें मुमकिन है। ठीक है, लेकिन बहरहाल अभी आप ये समझ जाएं कि राइट इशू होता क्या है। अब मैं हैरान हूँ ये चैप्टर पढ़ाते हुए कि यार कितना गैप है इंट्रो वाले फाइनल अकाउंट और इसके अंदर, और ये किसी जगह अरबाब बस्तो कुशाद ने इसको देखा ही नहीं है कि यार ये कवर होना चाहिए। एनीवेज, तो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मजीद शेयर इशू करना, उसकी प्राइस फेस वैल्यू भी हो सकती है, डिस्काउंट भी हो सकती है, और
प्रीमियम पे भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली वो जैसे बोनस नॉर्मली इशू होता है फेस वैल्यू के ऊपर, इसी तरह राइट इशू नॉर्मली डिस्काउंट पे इशू होता है। आगे चले। Say a company with a paid up capital of 10 million shares raises funds by issuing 2 million new shares. It can offer the new shares to existing shareholders in a 1-for-5. ऐसे लिखा हुआ होगा। 1-for-5 का मतलब क्या होगा कि 5 शेयर के बदले में 1 शेयर आपको मिल जाएगा, कि जिस बंदे के पास 5 शेयर हैं उनको हम 1 नया शेयर दे देंगे। ठीक है, तो वो जो 10 मिलियन शेयर में 10 मिलियन शेयर जो हैं वो उसी प्रपोर्शन में जो है वो तकसीम हो जाएंगे। ईच एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज ऑफर्ड 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 शेयर करंटली होल्ड। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 2, 5 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब क्या बना भला? ठीक है, यानी 10 मिलियन जो शेयर्स हैं बाय इशूइंग 2 मिलियन न्यू शेयर, सॉरी कैपिटल ऑफ 10 मिलियन। हाँ जी, 10 मिलियन उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है और उन्होंने 2 मिलियन कैपिटल और रेज करना है। ठीक है, तो हर 5 शेयर के बदले में उनको 1 शेयर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 शेयर बन गए वो 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 मिलियन। ठीक है, तो उनकी रेशियो निकालने के लिए वो 10/2 करेंगे तो वो 5 बन जाएगा, यानी हर 5 के बदले में 1 शेयर। ये है ना कि जी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, नॉट कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर, और फर्दर नंबर ऑफ शेयर। तो इसको एग्जिस्टिंग को फर्दर से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो निकलेगी जो कि 1:5 रेशो भी कहलाती है, इसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी जब हम स्टेटमेंट चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे तो इसका यूज होगा वहां पर। ओके, उसके बाद आगे आ गया जी टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। यू ऑल नो वेल के द डिटेल ऑफ द टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम इज एज अंडर। ठीक है, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, प्रॉफिट फॉर द ईयर और रीवैल्यूएशन सरप्लस, आप लोगों के सिलेबस के लिए रीवैल्यूएशन, इसके अंदर कुछ और चीजें भी आ जाती हैं। बेसिकली ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये क्या है? ये दरअसल आप यूं समझ लें अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है। ठीक है, तो एक्चुअली पार्ट 2 हैं। ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ OCI, अदर कंप्रीहेंसिव। इन दोनों को मिला के क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ अपना टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम जो है वो बनती है। तो उसने यहाँ दोनों को अलग-अलग लिखा। नीचे अब उसने एक्सप्लेन किया कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स कंप्राइजेज द इनकम, प्रॉफिट एंड गेन लेस लॉसेज। उसने डिफाइन किया कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, टू एनी अदर रिजर्व within the business income that has not been paid out a dividend or transferred to any other reserve, a company might hold retained earning that it has no intention to distribute। ठीक है, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी। फॉर द ईयर प्रॉफिट के अंदर जो पहले वाला रिटेन्ड अर्निंग है उसके अंदर फॉर द ईयर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो ये वो रिटेन्ड अर्निंग टोटल बन जाएंगी जो उनका डिस्ट्रीब्यूट करने का फिलहाल इरादा नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग में वो वाला रिजर्व ले जाते हैं। आगे चलेंगे। उसके बाद आ गया जी a debit balance on the retained earning account indicates कि कंपनी को accumulated losses हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या है? revaluation surplus, the result of an upward revaluation of a non current asset is a revaluation surplus। मुझे फायदा ये है कि मैं ये पहले चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अब आप सबको पता है कि revaluation surplus जो है वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है। the amount accumulated revaluation surplus is non distributable। ये सेंटेंस काबिल गौर है। ठीक है, as it represents unrealized profit on the revalued asset। क्योंकि इसने क्या होना है? ये प्रीमियम की तरह कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं जनरेट हुए, ये वैल्यू जनरेट हुई हुई है एसेट की। ठीक है, और वो वैल्यू जो है ओवर द ईयर एसेट को इस्तेमाल करके हमने इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उसे कंज्यूम करते जाना है। वो जो इसलिए इसे इन टोटलिटी ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो कि ओवर द ईयर इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसमें रियलाइज हो जाना है। सो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होगा। It represents an unrealized profit. It is another capital reserve. The revaluation surplus may diminish if an asset which had previously been revalued upward। ठीक है, वो कैसे होगा कि जब वो previously upward revalue हुआ है अब वो downward हो गया तो वो equal to that portion जो है उसने क्या करना है? हम आपको याद है ना हम रिवर्सल डालते थे। ठीक है, कि रिवैल्यूएशन सरप्लस को हम डेबिट कर देते थे और एसेट को क्रेडिट कर देते थे, और अगर उससे भी वो ज्यादा डाउनवर्ड रिवैल्यू हुआ है
तो फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट हो जाता था, कंपाउंड एंट्री जो किया करते थे, ठीक है। इज डीवैल्यूड लेटर, रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग इन केस एसेट इज सोल्ड और एसेट इज यूज्ड। यहाँ सिर्फ सोल्ड लिखा हुआ है, यूज होने से भी रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर होता है, ठीक है, इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये यहाँ एडिशन कर लें, इन केस द एसेट इज सोल्ड और एसेट इज यूज्ड, ठीक है। इफ ड्यू टू अपवर्ड रिवैल्यूएशन द इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन अकर्ड देन दैट इंक्रीमेंटल बैलेंस शैल बी ट्रांसफर, ये भी उसने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी कहता है जी रिवैल्यूएशन रिजर्व से ट्रांसफर। तो ये हमारी पढ़ी लिखी बात है, हमने पूरा चैप्टर कर लिया। अब ये तो ऐसी कोई बात नहीं जो हमें समझना है। ओके सॉरी जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आर नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व। नॉन स्टैट्यूटरी मीन कि किसी भी वजह से वो क्रिएट किए हुए हो सकते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम नॉन जनरल रिजर्व, नॉन स्टैट्यूटरी के। ये जो शेयर प्रीमियम है ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्रिएट करना पड़ता है जब शेयर प्रीमियम इशू किए जाएं। रिवैल्यूएशन सरप्लस स्टैट्यूटरी रिजर्व है, क्रिएट करना पड़ता है जब अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो। लेकिन जनरल रिजर्व जो है ये एक रेवेन्यू रिजर्व है, क्योंकि ये नॉन स्टैट्यूटरी है, ये कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रॉफिट which are distributed as dividend at the discretion of which are distributable, not distributed, distributable यानी इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने कहा यार आधा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो डिविडेंड की शक्ल में, आधा रख लो। कहाँ रखना है भाई, जनरल रिजर्व में रख लो, जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं पड़ेगी तो इसमें से डिविडेंड दे देंगे, यानी अनरिस्ट्रिक्टेड है ये। These are also called revenue reserve. Profit are transferred to these reserves by making an appropriate out of profit, usually profit for the year, ठीक है, by making an appropriation है, appropriate नहीं है, कि जो फॉर द ईयर प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ प्रॉफिट इधर अप्रोप्रिएट कर देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी हम डिविडेंड दे देते हैं। तो कहता है यूजुअली प्रॉफिट फॉर द ईयर में से हम अप्रोप्रिएशन करके जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। आगे चलें जी। हाँ जी, ये देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। ये जो हमने कैलकुलेट किया जब हम फाइनल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है टैक्स वैक्स देने के बाद वो ये आ गया, ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कि इतना हम डिविडेंड दे देते हैं, इतना जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देते हैं। ये देखिए कि ये शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया ये जनरल, और ये जो है ये क्या है, ये रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर हो जाएगा फॉर द ईयर। और ये मेरे पास पहले से रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है और ये इस दफ़ा के प्रॉफिट में से ट्रांसफर हुई। तो ये जो 6,50,000 की ये मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, ये क्या होगी, टोटल रिटेन्ड अर्निंग होगी, जिनको कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर इन फ्यूचर ईयर्स, ठीक है। अभी मैंने मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से मैंने 1 लाख रुपया जो था वो तकसीम कर दिया, 50,000 मैंने जनरल रिजर्व में रख लिए, ये भी तकसीम किए जा सकते हैं। लेकिन बाकी सारा प्रॉफिट जो था 1.5 लाख का वो मैंने रिटेन्ड अर्निंग में डाल दिया। आगे चलते हैं। ये एंट्रीज हैं। क्या हुआ, ये पहली एंट्री है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये वाली एंट्रीज। ये जब हम कैपिटल एट पार इशू करते हैं, बैंक टू शेयर कैपिटल, ये जब प्रीमियम पे इशू करते हैं, मैं बता चुका हूँ ना यार, ठीक है। जब हम 10 रुपए का शेयर जो है 10 रुपए में इशू करेंगे तो ये 10 डेबिट और 10 क्रेडिट। और जब हम 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू करेंगे तो ये 12 यहाँ आ जाएगा, शेयर कैपिटल जो है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं, ये क्या है, रिटेन्ड अर्निंग वाली एंट्री है कि जब मैं रिटेन्ड अर्निंग में से बोनस शेयर इशू करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैंने फर्ज करें 6 रुपए के बोनस शेयर इशू करने हैं रिटेन्ड अर्निंग में से, तो रिटेन्ड अर्निंग कम कर लेंगे और शेयर कैपिटल 6 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। हमने यही पढ़ा कि ये फेस वैल्यू पे इशू होने हैं। उसके बाद इशू ऑफ बोनस शेयर एज डिविडेंड, ठीक है, जब हम उन्हें एज डिविडेंड देंगे, ठीक है। अच्छा, बोनस शेयर जो है ये देखें अल्टीमेटली ये इसकी नरेशन हो गई, ये इसकी नरेशन हो गई, ये इसकी नरेशन हो गई। उसके बाद आ गया इशू बोनस शेयर अदर देन एज डिविडेंड। अब यहाँ एक डिस्कशन है हमारी,
वो डिस्कशन ये है कि अगर हमने बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पर देने, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड करना होता है कि यार हम डिविडेंड के तौर पर बोनस शेयर दे रहे हैं या हम अपने रिजर्व को यूटिलाइज करने के लिए बोनस शेयर दे रहे हैं। अगर तो वो बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पर दे रहे हों तो वो रिटेन्ड अर्निंग में से देने, ठीक है, पहली ऑप्शन ये होगी। और अगर हम उसे एज ए बोनस शेयर ना दे रहे हों तो फिर हमने उन्हें क्या करना है, शेयर प्रीमियम से देना। और मेरा ख्याल है अगर हमने बोनस शेयर एज डिविडेंड देने हों और रिटेन्ड अर्निंग ख़त्म हो जाएं तो फिर हम उनको भी शेयर प्रीमियम से दे सकते हैं। लेकिन अगर ज़रा बात समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग भी है और आपके पास शेयर प्रीमियम भी है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व। रिटेन्ड अर्निंग तो सीधी कोई बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के डिस्ट्रीब्यूटेबल है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग ऐसा नहीं है। तो आप बोनस शेयर देना चाह रहे हैं एज डिविडेंड, आप डिविडेंड देना चाह रहे हैं यूं कहना चाहिए, और उसके लिए आप बोनस शेयर वाली ऑप्शन यूज करते हैं, तो आप रिटेन्ड अर्निंग में से बोनस शेयर इशू करेंगे एज डिविडेंड। लेकिन अगर आप बोनस शेयर देना चाह रहे हैं और डिविडेंड के तौर पर नहीं देना चाह रहे तो फिर आप क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम से जो है वो शेयर इशू करेंगे। ठीक है, तो ये उसने लिखा हुआ है, इशू ऑफ बोनस शेयर अदर देन एज डिविडेंड। ठीक है, इफ शेयर प्रीमियम बैलेंस इज अवेलेबल, अगर अवेलेबल होगा, अगर नहीं है तो ज़ाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होनी है, यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग डेबिट हुई है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, शेयर इशू हुए हैं बोनस शेयर, और यहाँ पर शेयर प्रीमियम डेबिट हुआ है। ओके, और फिर रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड पेएबल ऑन अप्रूवल ऑफ इंटरम ऑब्लिक फाइनल डिविडेंड। ये एंट्री नहीं होनी, ये गलत एंट्री लिखी हुई है। इंटरम डिविडेंड जो है वो तो फौरन ही जब हम डिक्लेयर करते हैं और फिर पे कर देते हैं, लोग क्लेम करते हैं और हम पे कर देते हैं। जो फाइनल डिविडेंड है उसकी एक्रूवल बुक नहीं होनी, मैंने आपको यही मगजमारी की है, समझाया है, तो ये कोई एंट्री नहीं है। ठीक है जी, आगे चलें। अब फिर वो कहता है जी पहले आपने पेएबल बुक कर लिया फिर पे कर दें, ज़ाहिर है जब वो एंट्री नहीं होगी तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, फाइनल डिविडेंड तो बिल्कुल पेएबल बुक नहीं होना। हाँ, इंटरम हो सकता है, जिस दिन आपने डिक्लेयर किया उस दिन पेएबल बुक कर लें और जिस दिन पे कर देंगे उस दिन पेएबल को डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, लेकिन उसके साथ फाइनल डिविडेंड लिख देना ये गलत बात है। फाइनल डिविडेंड पेएबल बुक नहीं होता, फाइनल डिविडेंड डायरेक्ट जो है जब अप्रूव हो जाता है तो वो फिर, हाँ इसको इस सेंस में लिखा जा सकता है कि जब वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं तो फिर आप पेएबल बुक कर लें और जब पे कर दें तो फिर आप उसे क्या करें, उसे आप पेएबल को डेबिट करके बैंक क्रेडिट कर दें। लेकिन मेरा ख्याल है इस एंट्री की ज़रूरत यहाँ नहीं थी। ठीक है, आगे चलें। ये हमने रिटेन्ड अर्निंग जो है उनको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, ये देखें ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसफ़र ऑफ बैलेंस टू जनरल रिजर्व, ये अभी जो थ्योरी में बातें पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर कहता है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी ट्रांसफ़र हुई। ये कौन सा सरप्लस है, जो एसेट जो है वो बिक जाएगा तब ये काम करना है जितना उसका सरप्लस होगा, या इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ये दोनों उसने हमें खामखा दो एंट्रीज बनाई हुई हैं, ये बेसिकली एक ही एंट्री है। ठीक है, ये वाली 8 और 9 दोनों की सेम एंट्री है। ये देखें, टू रिटेन्ड अर्निंग, डिवैल्यूएशन टू रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्पोजल। ये हम पढ़ चुके हैं ना पीछे कि जब कोई एसेट सरप्लस कब रियलाइज होता है, ये सरप्लस रियलाइज होने की एंट्री है, जो हम रिटेन्ड अर्निंग को सरप्लस ट्रांसफर करते हैं। जब वो एसेट यूज होता है तब रियलाइज करते हैं, या जब वो एसेट बिक जाए तो उसका जो बचा हुआ सरप्लस है, हमने उधर क्वेश्चन में किया भी 2-3 क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसके बाद ये क्या है जी, ये जब हम फॉर द ईयर प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर करते हैं किसको, रिटेन्ड अर्निंग को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम टू रिटेन्ड अर्निंग, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम आना है यहाँ, सिर्फ ओसीआई का बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग में नहीं ट्रांसफर करते। ये क्या है, ये हमारा जो, ये एक्चुअली दो एंट्रीज होती हैं, ये एक प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर होता है, वो उसने लिखी नहीं हुई, प्रॉफिट एंड लॉस टू रिटेन्ड अर्निंग, और फिर अदर कंप्रीहेंसिव टू रिटेन्ड अर्निंग, वो इस सेंस में उसने लिखा हुआ है। ठीक है,
आप यूं समझ लें, अगर इसकी एक एंट्री बनानी है तो आप बना लें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम टू रिटेन्ड अर्निंग। जब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम को डेबिट करेंगे ना, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रांसफर हो गया, और जो ओसीआई यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस वगैरह हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। आगे चलेंगे। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ IS1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS1 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, एन एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, अब यहाँ पर आके वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं उसने पढ़ाना आपको, वो डायरेक्ट चेंजेस इन इक्विटी पे आ गया है। मैं ये डिस्क्लोजर यहाँ डिस्कस कर लूँगा, और उसके बाद क्या होगा, हम करेंगे क्वेश्चन एक फाइनल अकाउंट का, ठीक है, जो मैंने आपको ग्रुप में रख दिया जी, ग्रुप में रखा हुआ है, कल आपके सामने वो क्वेश्चन होना चाहिए, हम वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इस चेंजेस इन इक्विटी के पीछे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के फिर हमने, लेकिन बहरहाल यहाँ सवाल ऐसे बनाए हुए हैं कि वो आपको डाटा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का देता है, तो आप डायरेक्ट उससे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना सकते हैं। तो बहरहाल ये उसने बताया हुआ है कि इन अकॉर्डेंस द एंट्री रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये डिस्क्लोजर हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के ऊपर। जब हम उसके ऊपर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे, तो ये डिस्क्लोजर हमें देने हैं। तो सोल्यूशन के अंदर ये वाले डिस्क्लोजर जो हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे। ये आज मैं डिस्कस कर लूंगा, कल हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे, अगले दिन जब मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाऊंगा, तो ये जो मैं अभी डिस्क्लोजर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये उसके अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। अंडरस्टैंड? देखें, कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड बतानी है, शोइंग सेपरेटली टोटल अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स ऑफ द पेरेंट एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अगेन ये वाली बात इररेलेवेंट है, ठीक है, ये वहां आएगी जहां पर ग्रुप स्ट्रक्चर होंगे, मतलब पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप होगा। तो वो कहता है कि जी आपने टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम बतानी है, शोइंग सेपरेटली अमाउंट, कि जी जो पेरेंट कंपनी है उसका उसमें से कितना हिस्सा है, और जो सब्सिडरी है उनका कितना हिस्सा है। तो हमारे इस लेवल के ऊपर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये आ जाए, थ्योरेटिकली आ जाए, तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। फॉर ईच कंपोनेंट ऑफ इक्विटी और रिकॉन्सिलेशन बिटवीन कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, अब इक्विटी के जो कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं? शेयर कैपिटल इक्विटी का कंपोनेंट है, शेयर प्रीमियम इक्विटी का कंपोनेंट है, रिटेन्ड अर्निंग इक्विटी का कंपोनेंट है, और रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का मेरा ख्याल आपके सिलेबस में यही 4 कंपोनेंट जो है वो डिस्कस होंगे। ठीक है, तो कहता है जी इनकी आपने मूवमेंट बतानी है। मूवमेंट से क्या? रिकॉन्सिलेशन बनानी है। क्या बताएंगे रिकॉन्सिलेशन में? कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड, स्पेसिफिकली डिस्क्लोजिंग चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, यानी बताना है कि ओपनिंग इक्विटी कितनी थी और क्लोजिंग इक्विटी कितनी थी, कंपोनेंट वाइज। 4 कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग और रिवैल्यूएशन सरप्लस। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग की रिकॉन्सिलेशन बनानी है, और उस रिकॉन्सिलेशन के अंदर बताना है कि चेंजेस इन वजूहात की वजह से कहाँ कहाँ आई। प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से क्या चेंज आई उसमें, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम की वजह से क्या चेंज आई, ट्रांजैक्शन विद ओनर्स in their capacity as owner showing separately contribution by the contribution by and distribution। ये बात हो रही है फ्रेश कैपिटल की और डिविडेंड की, कि ओनर्स ने फ्रेश कैपिटल कितना डाला है और ओनर को डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है। तो ये वाली चीज जो है ये भी हम रिकॉन्सिलेशन के अंदर शो करेंगे। जब मैं ये बनानी शुरू कर दूंगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो आप देखिएगा उसके अंदर ये सारी रिकॉन्सिलेशन जो है वो नजर आ रही होगी। आगे चलें जी जरा, ये फॉर्मेट है, पीछे चलें जरा फॉर्मेट पे। ये इसका फॉर्मेट है, ये देखें, ये जितने कंपोनेंट हैं, लाइक ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये टोटल भी बनाना होता है कॉलम। ठीक है, अब इसके अंदर हर इसको कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व इसमें डिवाइड करने के बजाय ये किताब वाले ने बड़ा आसान काम किया। प्रैक्टिकली हमारी थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, हम उसे कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व में डिवाइड करते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सोल्यूशन के लिए जो है वो उसने ऐसे किया हुआ होगा। हाँ ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली ये हमारा एक फॉर्मेट है सिंपल। ये जो रिटेन्ड अर्निंग है इसकी आगे डिवीजन हो सकती है कि कुछ रिटेन्ड अर्निंग में पैसे पड़े हुए हैं और कुछ जनरल रिजर्व में पड़े हुए हैं, तो एक कॉलम फिर वो जनरल रिजर्व का भी आ जाएगा।
तो टू मी आप यूं समझ लें कि यहाँ एक कॉलम जनरल रिजर्व का भी आप डाल लें, ठीक है, लेकिन इसकी तरतीब ये होगी, पहले कैपिटल रिजर्व, ये दोनों कैपिटल हैं, ये इटसेल्फ कैपिटल है, ये कैपिटल रिजर्व है, और फिर रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व, और फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये भी कैपिटल रिजर्व है। खैर इसकी कोई ऐसी तरतीब नहीं है कि जी पहले ये कॉलम बनाएं बाद में वो कॉलम बनाएं। हम क्या करेंगे, हम ये किया करेंगे कि पहले जो कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के कॉलम बना लिया करेंगे। मसलन शेयर कैपिटल, मुझे साफ पेज दो यार जरा, ये देखें, हम जब इसे प्रैक्टिकली बनाते हैं ना, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो इस तरह, मेनली उसके 3 कॉलम होते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको हम लिखते हैं इधर आ गया ये कॉलम, ठीक है, ये टोटल कॉलम ऐसे, यस, ये आ गया, ये देखें, ये कॉलम हो जाता है हमारा शेयर कैपिटल का, क्योंकि ये तो रिजर्व नहीं है, ये तो कैपिटल है, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है कैपिटल रिजर्व का कॉलम, और फिर हमारा आ जाता है रेवेन्यू रिजर्व का कॉलम, ठीक है, और ये फिर आ जाता है टोटल। ये ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इधर हम क्या करें, लेकिन चूंकि पेपर में स्टूडेंट ज़रा जल्दी में होता है, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर लिख देते हैं, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है जी। ऊपर कंपनी का नाम, नीचे फॉर द ईयर एंडेड, ये वो सारा एज ऑन नहीं लिखा जाएगा, फॉर द ईयर एंड, क्योंकि साल की रिकॉन्सिलेशन देनी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल रिजर्व हैं, इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनके अंदर हमने आगे फिर फर्दर कॉलम बना देने हैं। लाइक फर्ज कर लें मेरे पास 2 कैपिटल रिजर्व आएंगे, एक आएगा शेयर प्रीमियम, और एक आएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक हो गया जी। और इसी तरह रेवेन्यू रिजर्व के अंदर मेरे पास आम तौर पर 2 कॉलम आएंगे, ठीक है। एक क्या होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक होगा जनरल रिजर्व, ठीक है। ये किताब वाले ने जनरल रिजर्व, उसने क्या किया, उसने ये कॉलम अलहदा बनाए हैं, ठीक है। एक कॉलम ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तीसरा ये बना दिया, ठीक है, और चौथा कॉलम ये बना दिया, बस। वो कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व में उसको सेग्रीगेट ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन ज़्यादा प्रेजेंटेशन ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं कि आप हर ईच, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि जी आपने हर इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी की रिकॉन्सिलेशन बनानी है। उसने ये नहीं कमांगा हुआ जी कैपिटल को अलहदा करें, रेवेन्यू को अलहदा करें, लेकिन इट सीम्स टू बी बेटर प्रेजेंटेशन। तो ये जनरल रिजर्व उसने इग्नोर किया हुआ है। आप देखें उसके पीछे आप जाएं जी किताब पे, ये देखें, ये एक कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, कोई कैपिटल रेवेन्यू की सेग्रीगेशन नहीं है। ये मैंने 5वां इधर ऐड करवाया है, किस चीज़ का, जनरल रिजर्व का, ठीक है। और फिर हम इनके अंदर इनको हमने रिकंसाइल करना है कि यार ओपनिंग बैलेंस कितना था और इनका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, उसके दरमियान क्या चेंजेस हुई। कंपैरेटिवली ये वाला क्वेश्चन आसान तस्वुर किया जाता है। कंपैरेटिवली आपको याद है मैं बताया करता हूँ, ये उन क्वेश्चन में शुमार होता है जिसमें से आप, इनके नंबर ज़्यादा होते हैं, इनको टाइम कम लगता है, और ये टाइम सेवर जो क्वेश्चन कहलाते हैं ये उनमें से होता है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस है कि जस्ट सी द डाटा, उसने ये रिजर्व का ही दिया होगा कि इतने ओपनिंग इतने हैं, क्लोजिंग इतने हैं, ठीक है, और आप जस्ट सी द डाटा। हाँ, एक उलझन ये आती है कि वो 2 सालों की मांग लेता है, पहले पिछले साल की बनानी है फिर अगले, उसमें आके बच्चे फिर थोड़े से उन्हें थोड़ा सोच समझ के, और डाटा भी कुछ उसने तितर बितर करके दिया हुआ होता है, ऐसे सीधा सीधा नहीं बताया हुआ होता। कोई चीज़ ऊपर लिखी हुई है क्वेश्चन में, कोई आखिर में जाके लिखी हुई है जो पहले साल से रिलेटेड थी, तो ये प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन बहरहाल मेन मिथ क्या है कि जो इक्विटी के कंपोनेंट हैं, यानी शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, ये 3 कंपोनेंट है मेन। इनके आगे फिर सब हेड हैं, उनके अंदर जो तब्दीलियां आई हैं
वो तब्दीलियां एक टेबल पे रिफ्लेक्ट करनी है, उस टेबल को स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहते हैं। ठीक है जी, इसको फॉर्मेट को एक दफ़ा देख के आइएगा। जो पीछे मैंने सारी आपको थ्योरी की आज पढ़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ के आइएगा। कल आपके सामने वो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होना चाहिए, हम उसको कल यहाँ पर उसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करेंगे, और इंशाल्लाह ताला फिर हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की प्रैक्टिस पे चले जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे सिलेबस में फाइनल अकाउंट नहीं है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट इंट्रो से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आने में एक कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पर्टिकुलरली उसकी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में पर्टिकुलरली जो उसका इक्विटी पोर्शन है वो थोड़ा सा उस तरह का नहीं होता। हमने तो इक्विटी यही पढ़ी हुई है, ओपनिंग कैपिटल एड प्रॉफिट लेस ड्राइंग क्लोजिंग इक्विटी, लेकिन यहाँ उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, ये वो सारा कल हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना कल हम इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे। एनी क्वेश्चन जी? ठीक है जी, नो क्वेश्चन, गॉड ब्लेस। लो जी उमैर मियाँ, क्या बात है भाई। सर जो फॉर्मेट आपने अभी बताया है वो काइंडली एक स्लाइड वो ही कीजिएगा। स्लाइड वो हम ग्रुप में लगा देंगे। हाँ चलें ठीक ठीक है, ग्रुप में लगा देना, मूव कर दो, दिखा दो एक दफ़ा उसको, अगले वो स्लाइड वाला पेज जो मैंने ड्रॉ किया, ये ले। ठीक है जी, तो ये ठीक है पांच, सर जी ये जो ग्रुप पांचवा था हमारा, ये मैंने कहा था ये पांचवा कंपोनेंट मैंने ऐड किया है, ये वो वाला है। ठीक है, उसके अंदर ये 1 2 3 4 नज़र आ रहे हैं, मेरे 5 हैं, और मैंने इसको मेजरली ये ए बी और सी ये मेन कॉलम और ये डी टोटल कॉलम है, इसमें डिवाइड किया। और ए तो शेयर कैपिटल है, बी कैपिटल रिजर्व है जिसके अंदर ये शेयर प्रीमियम और रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा, और ये रेवेन्यू रिजर्व है जिसमें रिटेन्ड अर्निंग और जनरल रिजर्व आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह मियां आपको अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, कल इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो इससे आगे चलेंगे। थैंक यू।